अमृतसर शहर द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय राजेश बग्गा जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के अन्य दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार वार्ता में आए हुए सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया के सारे पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी अमृतसर शहर की तरफ से स्वागत करता हूं। कि निजी यात्रा के तहत आज मुझे यहां आना हुआ था। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में एक अनौपचारिक बैठक ऐसी रखी थी। स्थानीय जिला संगठन ने तय किया कि मुझे आप सबसे वार्ता करनी चाहिए, इसलिए मैं आप सबके साथ में बातचीत कर रहा हूं। मित्रों, पंजाब सीमावर्ती प्रदेश होने के नाते राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के पंजाब अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों में जिस तरह से पंजाब में भ्रष्टाचार, नशाखोरी माफिया, रेती माफिया, इन सब का जिस तरह का और इन सब के कारण से जिस तरह का वायुमंडल पंजाब में बना था, तो वो पंजाब प्रदेश जिसकी छवि एक खुशहाल प्रदेश की देश भर में हुआ करती थी। मैं भी अपने बचपन में जब किसी फिल्म में या किसी सोप ओपेरा में हम पंजाब को देखते थे, तो गिद्दा भंगड़ा वाला प्रदेश, खुशहाली से भरा हुआ प्रदेश, समृद्धि से भरा हुआ प्रदेश, ऐसा प्रदेश की छवि हम सबके सामने आती थी। वहां से फिसलते फिसलते पंजाब आज जैसा मैंने कहा कि नशे की गिरफ्त वाला, जुर्म की गिरफ्त वाला और उससे भी आगे बढ़कर के माफिया की गिरफ्त वाला प्रदेश बना है। आप सब मित्रों को जिस बात की जानकारी है कि आज भी पंजाब में लुधियाना में एक बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें अनेक लोग घायल हुए। मैं उन सब घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए पंजाब के सरकार से, पुलिस और प्रशासन से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि पंजाब को वापस से जिस तरह से आतंकवाद के पुराने दौर में धकेलने का प्रयास हो रहा है, इन षड्यंत्रों का तुरंत पर्दाफाश किया जाना चाहिए। पंजाब के जो सोशल हार्मनी का फैब्रिक है, सामाजिक ताना बाना, उसको डिस्टर्ब करने के लिए जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पिछले दिनों गुरुद्वारे में जिस तरह की सटलेज की घटनाएं हुई, उनके भी तह तक जाने की आवश्यकता है। पिछले वर्षों में यदि हम उठा करके देखें, 5 साल पहले भी विधानसभा के चुनाव से पहले इस तरह के प्रयास हुए थे और एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष के संबंध भी, उनके जनप्रतिनिधियों के भी, उनके चुनाव में खड़े होने वाले प्रतिनिधियों के भी सूत्र उन सब घटनाओं से जुड़े थे। निश्चित ही पंजाब के प्रशासन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या इस बार फिर किसी राजनीतिक हित के नेता राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की, चुनाव में लाभ प्राप्त करने की कामना से इस तरह से सोशल हार्मनी के फैब्रिक को कमजोर करने का प्रयास तो नहीं किया जाए। पंजाब प्रदेश, जो मैंने कहा कि कभी देश का सबसे खुशहाल प्रदेश हुआ करता था, 1980 तक पंजाब देश की जीडीपी के ग्रोथ के हिसाब से और जीडीपी के हिसाब से, स्टेट जीडीपी के हिसाब से देश के 1 नंबर का प्रदेश था। 2001 तक आते आते 4थे नंबर तक पहुंचा था और आज के हालात में पंजाब जीडीपी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 16वें नंबर पर स्लिप होकर के पहुंच गया।
और जीडीपी से भी, जीडीपी की ग्रोथ रेट की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वर्तमान में पंजाब की स्थिति जो है वो देश के 33 प्रदेशों में सिर्फ मणिपुर से ऊपर है, 32वें नंबर पर। ऐसा प्रदेश जो देश का सबसे खुशहाल प्रदेश था, फिसलते फिसलते आज सबसे नीचे के मुकाम पर पहुंचा है। 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब पर। पंजाब की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हर पैदा होने वाले व्यक्ति पर, हर छोटे से छोटे बच्चे पर भी 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज जो है वो अपने सिर पर लेकर के पैदा होता है। ऐसा प्रदेश जिसने पूरे देश के अन्न के भंडार भरे, ऐसा प्रदेश जिसने देश को खाद्य के दृष्टिकोण से, भोजन के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनाया, उस प्रदेश के इस तरह के हालात के जिम्मेदार कौन है? आज बेरोजगारी की दृष्टि से भी यदि पंजाब को देखें तो नेशनल एवरेज से दुगना अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स जो है वो आज पंजाब में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की दृष्टि से देखें तो निगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाले प्रदेशों की श्रृंखला में पंजाब है। यहां का उद्योग कल कारखाना, जिस तरह के हालात यहां बनाए गए उसके कारण से पंजाब को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। चाहे मैं टेक्सटाइल की बात करूं, चाहे मैं वीविंग की बात करूं, चाहे मैं साइकिल इंडस्ट्री की बात करूं, चाहे मैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड इंप्लीमेंट्स की इंडस्ट्रीज की बात करूं, आज यहां पंजाब से छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर है। ऐसी परिस्थिति में पंजाब के खुशहाल अतीत को लौटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ में ऐसी सब शक्तियों को जो पंजाब की खुशहाली, पंजाब के गौरव, पंजाब में शांति, पंजाब में आर्थिक समृद्धि और पंजाब में के सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा, इन सब विषयों पर हम सब के साथ में खड़े होकर के, हमारे साथ चल करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन सबको साथ लेकर के हम चुनाव लड़ने वाले हैं। और जिस तरह का वायुमंडल पंजाब में बना है, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक नया कीर्तिमान यहां बनाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अभी इस बात की घोषणा करने का समय नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के साथ में हम चुनाव मिलकर के लड़ने वाले हैं, इस बात के संकेत माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, हम सभी लोग दे चुके हैं। मुझे लगता है कि यहां से आगे की यात्रा अभी तो शुरू हुई है। अभी बहुत सारे अध्याय इस यात्रा में आप सब लोगों को देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे प्रदेशों में जहां हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या लंबे अंतराल के बाद में हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वहां किसी भी चेहरे को लेकर के चुनाव नहीं लड़ा जाता। उत्तर प्रदेश में जब हम पिछले साल 2017 में जब हम 25 साल के बाद सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब आपने शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जब हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे थे, तब शायद आपने कल्पना नहीं की होगी कि देवेंद्र फडणवीस चेहरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा नहीं है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव के परिणाम आने के बाद में तय करेगा। आज जो लुधियाना में ब्लास्ट हुआ, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी वहां गए तो उनका कहना है कि पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है? पंजाब का माहौल ठीक बनाए रखने की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि चरणजीत सिंह जी चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री, प्राथमिक रूप से उनकी है। जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए, न कि दूसरों के सिर पर डालने का प्रयास करना चाहिए। धर्म स्थलों की बेअदबी हो रही है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले तक कई श्री गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने फाड़ दिए जाते हैं। आप क्या समझते हैं, कुछ ताकतें हैं उसमें, कुछ पंजाब के राजनेता भी शामिल हैं या कौन लोग हैं? मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में इस बात का संकेत आपको किया कि इस बात की जांच की जानी चाहिए। पिछली बार की इस तरह की घटनाओं में जिस पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के सूत्र जुड़े थे, उनको भी वापस खंगाला जाना चाहिए कि क्यों और किस कारण से वो इस तरह का सोशल हार्मनी को बिगाड़ने के लिए, धार्मिक उन्माद को फैलाने के लिए, किस राजनीतिक नीति के तहत इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। सर, according to you, who could be benefited from these? मुझे लगता है कि कुछ मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए।
सर हम तो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या आपको लगता है कि किसने पिछले रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पंजाब में एक नया मुद्दा है नशे के मुद्दे में, जो अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर आरोप लगे हैं, तो उसके बाद जैसे लग रहा है कि अभी भी इनके ऊपर मिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा कि रस्मी कार्रवाई की है, पूर्ण तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की, छोटी एफआईआर। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अब क्योंकि केस दर्ज हो चुका है, पुलिस जांच कर रही है, यदि कोई व्यक्ति पाक साफ है और उसने किसी तरह का अपराध नहीं किया है तो पुलिस के सामने आकर के उसको फेस करना चाहिए, ऐसा है कि जांच में सहयोग करना चाहिए, और यदि जांच से कोई व्यक्ति भागता है तो कानून को अपना काम पूरी ताकत के साथ में करना चाहिए। पंजाब के युवकों को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालना, और जैसे मैंने कहा कि एक समृद्धि वाले पंजाब की छवि होती थी और दूसरे आजकल नशे से ग्रस्त पंजाब की छवि होती है, इसको निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। नशा मुक्त पंजाब करके रोजगार युक्त पंजाब बनाएंगे, समृद्ध पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे, भाईचारे का पंजाब बनाएंगे। इस संकल्प के साथ में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में। सर ये आरोप लग रहे हैं कि ईडी का भय दिखाकर कुछ कांग्रेसी नेताओं को भाजपा अपनी तरफ शामिल करेगी। हाँ, मुझे लगता है, अभी मैंने पिछले प्रश्न का उत्तर दिया कि जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको कोई भय होना नहीं चाहिए। तो पहले तो ये तय करें, जो भी इस बात का स्टेटमेंट देता है वो तय करें कि कौन कौन से लोग जो हैं वो ईडी के भय से भयग्रस्त है, पहले उस बात का लिस्ट का खुलासा करना चाहिए। बीजेपी के लिए कांस्टेंट था फार्म लॉज अब रिपील हो गए हैं, वो कांस्टेंट खत्म हो गया, लेकिन लोगों के दिमाग में अभी भी परसेप्शन जो है, क्योंकि बीजेपी सेंटर को लीड करती है, ये एंटी फार्म इनका है, तो ये एक परसेप्शन को चेंज करने के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, और जिस तरह से आप इलेक्शंस आ रहे हैं और किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे आप? मुझे लगता है कि जैसा मैंने अभी अपने वक्तव्य में और आपके प्रश्नों के उत्तर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब को खुशहाल बनाने के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए, पंजाब के युवाओं के रोजगार के लिए, पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पंजाब में एजुकेशन और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सब लक्ष्यों को लेकर के काम करेगी। जहां तक कृषि क्षेत्र का विषय है, कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पिछले 7 साल में काम किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को देखने का नजरिया जो प्रोडक्शन सेंट्रिक होता था, क्योंकि हम फूड डेफिसिट नेशन थे, उसको बदल करके और प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच के साथ में एग्रीकल्चर को देखा जाए, किसान की आमदनी बढ़े इस लक्ष्य के साथ में सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के मार्केट रिफॉर्म्स तक ये सारे निर्णय किए गए, और जितने निर्णय अब तक किए गए उनका सकारात्मक प्रभाव देश के कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से दिखाई देता है। मैं ये मानता हूं कि तात्कालिक समय में शायद, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद हम में कहीं कमी रह गई थी कि हम नहीं समझा पाए, या मुझे लगता है कहीं आप सब मित्रों का सहयोग जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया कि हम नहीं समझा पाए, लेकिन जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 सालों में किसानों के लिए किया है, देश का हर एक अन्नदाता किसान उस बात को निश्चित रूप से मानता भी है, स्वीकार भी करता है। तो इसलिए ये कल्पना करना कि देश का किसान या प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ न होगा, मुझे लगता है कि अब ये निर्मूल और निराधार हो गया। सर मेरा मतलब कहने का ये था कि बड़ा हैवी प्राइस पे करना पड़ा, 1 साल का आंदोलन चला, 700 डेथ्स हो गई हैं, लेकिन वो जो माइंड सेट जो है, वो मेरा प्रश्न अभी भी। चलिए हम और समझाने का प्रयास करेंगे। किस तरह से करेंगे सर? वो सब मुझे लगता है कि मीडिया में एक चीज कहा जा रहा है कि दूर जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग धार्मिक स्थान का जरा रुख कर लेते हैं, जैसे अभी चरणजीत सिंह चन्नी भी मुलाकात करके आए ब्यास के मुखी से, तो आप भी आज मुलाकात करके आए। मैंने तो कहा मेरा व्यक्तिगत दौरा था, पार्टी से प्रेरित नहीं था, पार्टी से लेने देना भी नहीं था, और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार गया हूँ। मेरे पिताजी और मेरा परिवार जो है इस डेरे के साथ में बहुत सालों से संबंध है, इसलिए ये कि हर एक विषय को राजनीति के साथ या चुनाव के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि ये हम सब मित्रों की परंपरा बन गई। चलिए खुश करने के लिए चंडीगढ़ पंजाब को सौंप सकती है आज किसानों से, आज क्योंकि किसान दिवस है, आज स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का दिन है। मैं भी रास्ते में पिंड में रुक करके किसानों के साथ में मिल करके आया, उनके साथ में बैठ करके
जो गन्ना खेत में से काट करके गन्ने का रस निकाल करके वो गुड़ बना रहे थे, उस प्रक्रिया को भी उनके साथ में देख करके आया। और लगभग आधा पौन घंटा में किसानों के साथ में बैठा, वार्ता की, चर्चा की। इतना उत्साह किसान को, जो डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर जो है एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट का किसान को मिला है उसको लेकर के, और जिस तरह से पिछले 7 साल में माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद में एमएसपी बढ़ी है और कंटिन्यूअस बढ़ी है, उसको लेकर के किसान सम्मान निधि का पैसा जो हर किसान के खाते में जाता है उसको लेकर के किसानों में एक बहुत अच्छा भाव देश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की गई है, जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई है, अब वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं असफल होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के बयान को कैसा देखते हैं?